जापान के हिरोशिमा में शनिवार को ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों की बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया। इस स्टेटमेंट में चीन का बिना नाम लिए सख्त तेवर दिखाया गया और चीन से अपील की गई कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने रणनीतिक साझेदार रूस पर दबाव बनाए। इसके साथ ही ताइवान को लेकर भी इशारों में संदेश दिया गया। चीन से कहा गया कि वो ताइवान की स्थिति का सम्मान करे। इसके साथ ही G7 देशों के नेताओं ने पूर्व और दक्षिण चीन सागरों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता भी जताई। जहां बीजिंग अपनी सैन्य ताकत का विस्तार कर रहा है, G7 ने चीन को मानवाधिकारों के मामले में भी घेरने की कोशिश की और चीन में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर संयुक्त आवाज उठाने की बात कही, जिसमें तिब्बत, हांगकांग और जिंगयान के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र शामिल हैं, जहां जबरन मजदूरी का मुद्दा लगातार उठता रहता है। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठकों के साथ ही क्वाड की बैठक का भी आयोजन किया गया और जिसमें कि इंडो पैसिफिक इलाके में शांति को लेकर चर्चा भी हुई है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाने पर जोर दिया। क्वाड देशों की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्वाड नेताओं ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी भी देश की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश मंजूर नहीं है। क्वाड सम्मेलन में सदस्य देशों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का संकल्प लिया। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। क्वाड की अगली बैठक 2024 में भारत में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के आयोजन के लिए खुशी भी जाहिर की। और रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बीचों बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में मुलाकात हुई और जापान में हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और उनके साथ वार्ता भी की। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है कि यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है। भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता देता रहेगा। साथ ही भारत दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति के सहारे शांति स्थापित करने की कोशिश भी करता रहेगा। आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का निमंत्रण भी दिया। हालांकि दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक में रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज ही पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे। G20 की बैठक की मेजबानी के श्रीनगर बिल्कुल तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही धरती के स्वर्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये तस्वीरें कश्मीर की आन बान शान यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हैं। प्रकृति ने पहले ही श्रीनगर को सारी खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन इस बार श्रीनगर को सजाया संवारा भी बेहतरीन ढंग से गया है और इस सजावट की वजह है G20 की बैठक। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लाल मंडी से लेकर पूरा अब्दुल्ला ब्रिज तक का पोर्शन है। दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसमें पूरा रोड रीडिज़ाइनिंग हैज़ बीन डन। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास रोड्स जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो रोड्स के होते हैं उसी तरीके से इसको बनाया गया है। इसका ड्रेनेज हैज़ बीन मेड अंडरग्राउंड। सोमवार को श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए शहर में कई नए बदलाव किए गए हैं। श्रीनगर शहर के वो इलाके जहां विदेशी प्रतिनिधि यात्रा करेंगे उनको एकदम नई शक्ल दे दी गई है। शाम के समय झील, नदी के किनारे, सड़कों पर लगे खंभे रोशनी से जगमगाते दिख रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर्स लगे हैं, जिसके लिए कांग्रेस के स्थानीय पार्षद को जिम्मेदार ठहराया गया। 1 मिनट में पूरी खबर पर नजर डालिए।
तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां किशनपोल इलाके में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगने के बाद इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं। किशनपोल में कई जगहों पर लगे इन पोस्टर्स में हिंदुओं का पलायन जारी लिखा है और पलायन के लिए कांग्रेस के स्थानीय पार्षद फरीद कुरैशी को जिम्मेदार बताया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक मकान को बेचने को लेकर शुरू हुआ। इसके बाद कई लोगों के घर के बाहर हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे। पोस्टर्स में बताया गया कि पार्षद फरीद कुरैशी की वजह से स्थानीय निवासियों को पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कांग्रेस के स्थानीय पार्षद फरीद कुरैशी पर कार्रवाई की मांग की है। इतना आतंक उस व्यक्ति का है कि आए दिन लोगों को परेशान करना, झगड़े करना, झूठे मुकदमे दर्ज कराना और इस प्रताड़ना के आधार के ऊपर लोग अब पलायन करना शुरू हुए हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करे। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टर्स किसने लगाए इसकी जांच कर रही है। फिल्म द केरला स्टोरी के जरिए अब हिंदुओं की आबादी पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। यूपी बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह का दावा है कि राज्य में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के ट्वीट ने यूपी में नई बहस छेड़ दी है। राजेश्वर सिंह का दावा है कि यूपी में वर्ष 1951 में कुल आबादी के 85.52% हिंदू थे, जो कि 2001 में घटकर 80.61% हो गई और वर्ष 2011 में घटकर 79.73% पर पहुंच गई। राजेश्वर सिंह का दावा है कि 1951 में 2011 के बीच यूपी में मुसलमानों की आबादी 14.28% से बढ़कर 19.26% पहुंच गई है। राजेश्वर सिंह ने अपने ट्वीट में यूपी के उन जिलों की आबादी का जिक्र करते हुए दावा किया जहां तेजी से हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। राजेश्वर सिंह के मुताबिक वर्ष 2011 में मुजफ्फरनगर की कुल आबादी में 57.51% ही हिंदू थे, जबकि बिजनौर में ये संख्या 55.18%, सहारनपुर में 56.74% और मुरादाबाद में 52.14% और रामपुर में 45.97% ही थी। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी। ये फैसला लगातार होते हादसों की वजह से लिया गया, जिसकी जांच चल रही है। वायुसेना ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपने बेड़े में शामिल सभी फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 की उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया है। 8 मई को राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने के बाद MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट हनुमानगढ़ में क्रैश हो गया था। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई थी। वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे की जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और हादसे की वजहों का पता नहीं चल जाता, तब तक MiG-21 के बेड़े को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। पिछले 5 दशकों में MiG-21 के अलग अलग वेरिएंट को वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना में इस वक्त MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन हैं और वर्ष 2025 की शुरुआत में इन सभी स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से करीब 50 MiG-21 एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं। MiG-21 के हादसों की दर दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा है, जो कि वायुसेना के लिए चिंता का विषय है।